एक बार फिर दोबारा स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो कल क्वेश्चंस हमने किए थे इससे पहले वीडियो में पार्ट 2 में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए अपने नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अब जब हम क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने कल किया था 1.12 क्वेश्चन किया था, तो इसमें इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.13 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्या कहता है कि मान लीजिए 1.12 में गोले ए और बी साइज में सर्वसम है, यानी कि दोनों गोलों के जो आकार है, सर्वसम का मतलब होगा एक जैसे हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है ए और बी के बीच नया बल ज्ञात करके। पहली बात देखिए कि क्यू ए की वैल्यू जो दे रखी थी, क्यू ए इज इक्वल टू 6.5 10⁻⁻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 ⁻
रखा था, ये भी इतना ही था, माइनस का 7 कूलम, और जो QC है वो 0 है, यानी तीसरा जो है उसी आकार का जो गोला है वो सर्वसम है और हमें आवेश उसका 0 दे रखा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A को C के संपर्क में रखते हैं। तो जब A को C के संपर्क में रखेंगे, नया कुल आवेश की जब हम बात करेंगे तो कितना आएगा, Q डैश इज इक्वल टू QA प्लस QC डिवाइड, टोटल आवेश हमारा QA प्लस QC हो जाएगा। अब प्रत्येक A व C पर नए आवेश होंगे, QA डैश QC डैश बराबर Q डैश बाय 2। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमने कितना लिखा, QA की वैल्यू है 6.5 10⁻⁻7 प्लस 0, तो क्या बचा 6.5 10⁻⁷ कूलम का बचा, और ये जो वैल्यू है ये हमारी QA की ही वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, QA बाय 2, QA डैश और QC डैश, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि हमें क्वेश्चन को करने में लोड हमको ना पड़े। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब आवेशित C को B के संपर्क में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, नया आवेश Q डबल डैश बराबर QB प्लस QC हमारा हो गया। QB जो है वो QA के इक्वल है, QB इक्वल है QA के, तो हम क्या लिख सकते हैं, QA प्लस QA बाय 2, तो कितना हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो 3/2 QA हमारा यहां पर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें B डैश निकालना है। यहां बात करते हैं, थोड़ा सा कॉलम लेके चलेंगे, B व C पर नए आवेश कितना हो जाएगा, QB डैश बराबर QC डबल डैश बराबर Q डबल डैश बाई 2, और कितनी वैल्यू है, 3/2 है, तो क्या लिखेंगे 3/4 QA। तो यहां पर हमने वैल्यू लिख दी 3/4 QA की वैल्यू हमने यहां लिख दी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास QA डैश आ गया, हमारे पास QB डैश और QC
C डबल डैश हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया कि तीसरा गोले में जब हमने आवेशों को वितरण कर दिया एक दूसरे के संपर्क में रखने के बाद में, तो हम अब इसको उसी दूरी पर रखते हैं जो दूरी हमारी पहले ली गई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर इसी क्रम में बढ़ते हुए थोड़ा सा दिक्कत हमको रहेगी। तो अब हमने दोनों गोलों को ए और बी को हमने कितने सेंटीमीटर पर रखा है? अगेन 50 सेंटीमीटर पर रखा। आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इस पर आवेश होगा क्यू ए डैश, इस पर हो गया क्यू बी डैश। तो नया बल होगा एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए डैश मल्टीप्लाइड बाई क्यू बी डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर 9 to 10 raised power 9। क्यू ए डैश कितना है? क्यू ए डैश है क्यू ए बाई 2, क्यू ए बाई 2 ये आपका कितना हो गया? 3/2 सॉरी 3/4 3/4 क्यू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम इसमें से बात कर लें तो कितना आ गया? 3/8 9 to 10 raised power 9 क्यू ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी बात हम करें तो ये हमारा प्रीवियस वैल्यू की हमने बात हमने कर ली है, प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू हमारी कितनी हो गई? तो एफ डैश बराबर हमारा हो जाएगा 3/8 एफ के बराबर। और अगर हमारे पास में एफ की वैल्यू अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन से हमको एफ की वैल्यू लेके चलनी है, तो इस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो आपको और टिपिकल पड़ेगा, लेकिन इस मेथड से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को सी के संपर्क में लाने पर, देन सी को बी के संपर्क में लाने पर जो नया बल हमारा जनरेट हुआ वो प्रारंभिक बल का 3/8 गुना हो गया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1.13 कंप्लीट होता है। अभी इस क्रम में ही आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1.14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.14 की बात हम कर लेते हैं। क्या कहता है? उसके अंदर एक फिगर गिवन है। अपर प्लेट पॉजिटिव ली गई है, लोअर प्लेट नेगेटिव ली गई है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स को इसमें दर्शाया गया है। एक को इस तरीके दिखा दिया गया, दूसरे को भी इस तरीके दिखा दिया गया, इसका फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा, और तीसरे को इस तरीके से यहां दिखा दिया गया। सबकी दिशाएं इस तरीके से दिखा रखी हैं इसके अंदर। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की ओर होती है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्र जो दिया हुआ है में एक स्थिर एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र के 3 आवेश कणों के पद चिन्ह दिखाए गए हैं। तीनों कणों के चिन्ह ज्ञात करिए और इनमें से किस कण के लिए Q/M की जो रेशियो होती है, Q/M की जो वैल्यू होती है वो महत्तम होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो सिस्टम है टोटल, ये सिस्टम हमारा एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारा लिया गया है, एक्स दिशा के अंदर हमने इसको लिया है। देखिए जो कण पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, जो कण पॉजिटिव की तरफ मुड़ते हैं, वो उन पर आवेश कैसा होगा? नेगेटिव आवेश होगा, क्योंकि हमेशा एफिनिटी होती है, एक आकर्षण का बल लगता है। जो भी आवेश होगा उस पर विपरीत आवेश की तरफ आकर्षण का बल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। 1 व 2 कण धन प्लेट की ओर
आकर्षित होते हैं। अतः एक व दो कण कैसे होंगे, ऋणात्मक या इसे नेगेटिव कह सकते होंगे। तो पहले हमने इसको डिसाइड कर लिया कि एक और दो कण जो है वो ऋणात्मक हो गए, जबकि कण 3 ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होता है। अतः कण 3 धनात्मक होगा। जो तीसरा कण है वो धनात्मक होगा। अब हमसे जो लास्ट पार्ट पूछा है भाई Q बाई M की जो रेशो है वो कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें, Q बाई M की रेशो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन समस्या क्या है कि ना तो हमें आवेश के बारे में पता कि पहला आवेश दूसरा तीसरा आवेश कैसा है, दूसरी बात ना उसके द्रव्यमानों के बारे में पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि Q बाई M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विक्षेप के। विक्षेप जिस कण के लिए ज्यादा होगा, विक्षेप जिस कण के लिए ज्यादा होगा उस कण के लिए Q बाई M की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा, वो सबसे अधिक होगी। और इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो फॉर्मूला ध्यान रखिए कि Q बाई M होता है इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में हमें चेंज करना है, तो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू क्यू ई बाय 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर जो v है वो है उन कणों का वेग जो कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कौन से प्रवेश कर रहे हैं, तीनों कण प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं जो डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है वो हमारी कांस्टेंट है Q बाई M। Q बाई M कितनी होगी भाई, Q बाई M होगी 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय E2 और y साथ में यहां आ रहा है 2v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और x आपको पता है x होती है यहां से यहां तक की प्लेट तक की लंबाई, वो हमारी फिक्स है। तो क्या कह सकते हैं, कण 3 का विक्षेप यानी y अधिकतम है। अतः Q बाई M का मान कण 3 के लिए अधिकतम होगा। तो इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया इसके आधार पर कि भाई कण 3 के लिए Q बाई M की जो रेशो होती है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.15 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.15 की हम बात करते हैं क्वेश्चन की को। तो क्वेश्चन क्या कहता है 1.15 में, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E दे रखा है 3 × 10⁻³ E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। और ए पार्ट कहता है इसके अंदर, ए पार्ट की हम बात करते हैं, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व से
जिसका तल वाई जेड के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, जो तल है स्क्वायर का, वर्ग का, और कितने का है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एक ही हम बात करते हैं तो कितना होता है, भुजा का वर्ग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में आ गया, तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर की हमने बात कर ली है इसके अंदर। अब क्या कहता है, तल YZ तल के, कह सकते हैं वर्ग का तल YZ तल के समांतर है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, ये हमारी डायरेक्शन x हो गई, एक डायरेक्शन इसके अंदर ये हमारी y कह सकते हो, और इस डायरेक्शन को आप z कह सकते हो, तो ये हमारी YZ के समांतर है। तो इसके ऊपर जो खींचा गया लंब होगा ये वाला, ये वेक्टर a होगा जो x दिशा में जाएगा, समांतर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर a वेक्टर x दिशा में होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर 10⁻⁻2 I कैप मीटर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट द फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E क्या है 3 × 10⁻3। अब चूंकि इसके अंदर सब चीज -2, क्या लिखे वेक्टर I डॉट वेक्टर I, और आपको पता है डॉट गुणनफल की परिभाषा के अनुसार वेक्टर I डॉट वेक्टर I का जो गुणनफल होता है, स्केलर गुणनफल होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻1 और 30। मात्रक अगर निकालना चाहें तो मात्रक दो तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे मात्रक इसका हम वोल्ट इनटू मीटर लिखा जा सकता है, क्योंकि ई का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो उससे हम मात्रक क्या निकाल सकते हैं, वोल्ट इनटू मीटर निकाल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप निकालना चाहें या इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मात्रक क्या है न्यूटन और प्रति कूलम है, इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही मात्रक लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, कहता है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल पर खींचा गया अभिलंब x दिशा से 60 डिग्री का कोण बना। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट में हमारा बी पार्ट तो ये है ही। अब बी पार्ट हम लेंगे, बी पार्ट में वैल्यू से देखिए यही रहनी है। अब की बात तल किस तरीके से हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर ई, और तल पर खींचा गया लंब हो गया ये वेक्टर ए, जो कि इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो तल को पहले ऐसे था, तल अब की बात थोड़ा हमने तिरछा कर दिया, तिरछा करने पर क्या होगा, वेक्टर इसकी दिशा बदल जाएगी, तो इसके अंदर थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। अब हम वैल्यूज लेके चलेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, लेकिन उसके अलावा हम वैल्यूज की बात करते हैं तो ई cos थीटा भी हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें हमने एंगल दे रखा हो। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू की बात करें डायरेक्शन की, 3 × 10⁻³ और फिर 10⁻⁻2 और हो गया cos ऑफ 60 डिग्री, तो 30 तो ये बच गया, इनटू हाफ, दिस इज 15, दिस इज ऑफ वोल्ट
मीटर की हमने बात कर ली है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो रहे हैं। तो थोड़ा सा यू हैव टू फोकस ओनली ऑन कॉन्सेप्ट एंड विच वैल्यू इज गिवन, क्या वैल्यू उसके अंदर दी हुई है, उसके लिए आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है इट मस्ट बी क्लियर, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगी, दूसरी बात, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले आपको जो फॉर्मूले हैं वो एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कहीं से कहीं तक किसी के हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा आप मेहनत करते रहिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1.16 की हम बात करते हैं, 1.15 हम कर चुके हैं, 1.16 की हम बात कर लेते हैं। चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी करके, जिससे हमारे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1.16 की हम बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन इसके अंदर? ये कहता है कि प्रश्न जो ऊपर दे रखा है 1.15 उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, में दिए गए एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यस्त है कि उसके फलक निर्देशांकों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखिए अब की बार हमें क्या कर दिया, इसके अंदर हमें क्यूब दे दिया, हमने इसका एक क्यूब बना लिया। हमने क्यूब इस तरीके से हमने एक क्यूब की फॉर्मेशन दी है और ये हमने एक क्यूब की फॉर्मेशन ले ली और हर एक साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब के बाद वैद्युत क्षेत्र जो x डायरेक्शन के अंदर है, x दिशा के अंदर जो है, वो वैद्युत क्षेत्र इस फेज से एंटर करता है और इस फेज से बाहर निकलता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जितना फ्लक्स लेफ्ट सरफेस से बाएं पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है घर के अंदर, उतना ही दाएं पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। तो इसलिए जितना फ्लक्स निकला और जितना फ्लक्स प्रवेश किया और जितना फ्लक्स बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जितना वैद्युत फ्लक्स बाएं पृष्ठ में प्रवेश करता है, उतना ही दाएं पृष्ठ से बाहर निकलता है। अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बराबर 0, यानी कोई भी फ्लक्स उससे गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि जितना फ्लक्स एंट्री कर रहा है उतना फ्लक्स जो एग्जिट कर रहा है, इसलिए कोई फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। तो फ्लक्स की वैल्यू जो हमारी 0 हो जाएगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.17 की हमने बात करी है। क्वेश्चन नंबर 1.17, क्वेश्चन नंबर 1.17 की बात हम करके चलते हैं धीरे धीरे करके, इसी तरीके से इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहता है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ फ्लक्स दे रखा है, वैद्युत फ्लक्स
8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? अब देखिए नेट आवेश की बात हम करते हैं तो पहले हमें नेट आवेश की बात हम करते हैं तो Q की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि phi इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के, implies that Q is equal to phi into एप्सिलॉन 0। रखते हैं 8 इंटू 10⁻³ और 8.85 10⁻⁻12। तो पावर्स कितनी हो जाएगी? पावर्स की जब हम बात करते हैं तो पावर्स आपकी हो गई -9 हो गई और मल्टीप्लाई करिए 0.4 8 6 64 70 1 2 3 1 2 3 तो 7.08 10⁻⁻9 और ये हमारा आवेश आ गया। इतना कूलम का आवेश हमारा इसमें कैलकुलेट होता है। तो माइक्रो में रखना चाहे माइक्रो में रख लें और वैसे कूलम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप अगर चाहें 70 यहाँ है तो 7.08 10⁻⁻8 कितना कूलम में हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा मिस्टेक रही कैलकुलेशन में, 50.4 वो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से करें तो हो जाएगा आपका। अब आपका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब है जो बाहर की तरफ निकल रहा हो, फ्लक्स शून्य है, यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा नहीं? देखिए इसके अंदर दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अंदर वो क्या पॉसिबल हो सकती है कि भाई अगर किसी बॉक्स के अंदर आवेश ही नहीं है तो भी हमारा निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा, लेकिन अगर बॉक्स के भीतर पॉजिटिव आवेश है तो फ्लक्स तो बाहर निकलेगा, लेकिन अगर साथ में उतनी ही मात्रा के अंदर माइनस का आवेश रखा हो तो नेट आवेश की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है, जबकि नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होता है। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव से बाहर की ओर है उतना फ्लक्स नेगेटिव से अंदर की ओर है, इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि काले बॉक्स के भीतर उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश रखा हो तो अंदर आवेश का जो मात्रा है, कुल मात्रा 0 हो जाएगी और बहिर्मुखी जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस तरीके से हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है और ये थोड़ा सा आपको नॉलेज की में होना चाहिए किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल क्वेश्चंस के एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1.18 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.18, देखिए धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन के इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी उसको को एंजॉय करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मेहनत करके चलनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कैरियर है और साइंस के फील्ड में बढ़ने के लिए न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई एक क्यूब, एक स्क्वायर दे रखा है और हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, यहां पर एक आवेश दे रखा है। इस आवेश का वैल्यू है आपका 10 माइक्रोकूलम
तो इसको हम O कह सकते हैं, तो QO कह सकते हैं प्लस का 10 माइक्रोकूलम, ये हम कह सकते हैं 10 माइक्रोकूलम। तो इस वर्ग के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। इससे ज्ञात करने, अब आप ये समझ के चलिए कि गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से जुड़े हुए एसोसिएटेड आवेश का 1/ε टाइम्स 0 गुना होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए हमें बंद पृष्ठ चाहिए, लेकिन ये तो पृष्ठ खुला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ हम एक वर्चुअलाइजेशन करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि ये हमारा जो पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से है। तो क्या बन गया ये, तो क्या बन गया, यह एक काल्पनिक घन है। इस प्रश्न में दिया गया वर्ग घन का एक पृष्ठ है, घन का एक पृष्ठ हो गया भाई, ये हमारा 10 सेंटीमीटर था जो मिट गया है, हमने कल्पना कर ली। अब कल्पना कर ली तो क्या होगा, संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो ध्यान दो, ये जो फ्लक्स है वो आवेश की मात्रा पर डिपेंड किया है, ना तो वर्ग के साइज पर डिपेंड किया है, ना उसके केंद्र से, वर्ग के केंद्र से उस पॉइंट तक की दूरी पर डिपेंड करता है जहां वो आवेश रखा है। तो किस पर डिपेंड करता है, इतना हो गया। अब क्या कहा है कि इसमें दिया गया घन का एक पृष्ठ है। घन के कितने पृष्ठ हैं, घन के कुल 6 पृष्ठ है, घन के कुल 6 पृष्ठ हैं। अतः घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए, फाई डैश बराबर होगा फाई अपॉन 6, फाई अपॉन 6। देखिए फाई की वैल्यू है भाई इसके अंदर Q बाय 6 एप्सिलॉन 0 की हम बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर लेते हैं। फाई डैश इज इक्वल टू, अगर हम 1/6 करके 4 पाई से मल्टीप्लाई एंड 4 पाई से हम डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो 9 to 10⁹ होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 to 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे थोड़ी सी हमारी जो सॉल्व करने की जो डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं कि फाई डैश इज इक्वल टू 9 to 10⁹ डिवाइड बाय 6 into 4 पाई क्यूब। तो अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो कितना आ गया 6 into 10⁹, और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 और इसकी वैल्यू हम रखेंगे, माइक्रो को जब चेंज कर लेंगे 10 into 10⁻⁻6 और 10⁻⁻5 कूलम, तो 10⁻⁻5 हो गए। तो मल्टीप्लाई करिए, 10⁻4 बच गया, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18 और 2 20, 2 पॉइंट पर डेसिमल, तो 2.084 10⁵, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्या आएगा, वोल्ट इनटू मीटर की में हम इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्रम में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
इसमें बस जो थोड़े से क्वेश्चन इसमें और बचे हैं जो हमारे एडिशनल से पहले के हैं। तो इस क्रम में इस वीडियो में आज हम इतना ही रख के चलेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमको लेके चलना है जिससे कि हमारी डिफिकल्टी है वो सॉल्व हो। हमें ऐसा ना लगे कि हमने आप लोगों के ऊपर जो है वो एक बर्डन सा जमा दिया, भाई इतने सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करिए, लेकिन जितने क्वेश्चन आप करिए वो आपके हाथ के होने चाहिए, जिससे कि आपको आगे आने में कोई समस्या ना हो। देखिए इसी तरीके से आप लोग फॉर्मूले याद करिए, परिभाषाएं याद करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को याद करें, क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, वैद्युत क्षेत्र की क्या है, विभव की क्या है, फ्लक्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से इनको जब आप थोड़ा थोड़ा याद करके चलेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग इन मैथड्स कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करना जरूरी है, जो साइंस के फील्ड में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, चौथे चैप्टर, पहले चैप्टर के चौथे टाइप फोर्थ पार्ट की वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम अपने इन क्वेश्चंस को फाइनल करेंगे जो हमारे बिफोर एडिशनल्स हैं। एडिशनल के लिए वीडियो अलग बनाए जाएंगे जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, जो उनके लिए होती है जो वाकई चाहते हैं कि वे साइंस की फील्ड में कुछ करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।